कुछ चेहरे ले आते हैं अधरों पर मुस्कान, कुछ चेहरे ले आते हैं जीवन में अरमान। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, क्या प्रताप कोठी में आने वाला है सचमुच नया मेहमान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। तो ये हो गया मेल ट्राइब। अब करती हूँ इसे सेंड। होटल गैलेक्सी @connectingdreams.com सेंड। अगर आप सोच रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ तो आपको बता देती हूँ, मैं कर रही हूँ जॉब अप्लाई। कहाँ, ये तो आप जान ही गए हैं, लेकिन क्यों? अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारा लास्ट चैप्टर ज़रूर सुनकर आइए, जिसमें याना और जैकी की जॉब चली गई है, मगर कैसे, वो तो आपको लास्ट चैप्टर सुनकर ही पता चलेगा। तो जल्दी से जाइए, लाइक कमेंट करके आइए। और अब जिस चैप्टर को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और रोमांचक है, तो मिस मत कीजिएगा और सुनिए मेरे साथ। अध्याय 169। एक तरफ जहां गैलेक्सी में उदंड पंछियों के पर कतरे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मसूरी के अमय नर्सिंग होम में प्यार अपने पंख पसारने की तैयारी कर रहा था। नर्सिंग होम में जीवन की एक नई और मासूम शुरुआत की आहट थी, किसी के इस दुनिया में कदम रखने का बेहद खूबसूरत इंतजार। इधर बादलों के छोटे छोटे फाहों से टुकड़े धरा रूपी माँ के ममतामयी आंचल में उछल कूद मचाते से दिख पड़ रहे थे। पहाड़ों ने बादलों को अपनी बाहों में ऐसे ले लिया था जैसे भाई भाई आपस में गले मिल रहे हों। वादियों में जैसे रंगों की अजब सी बहार ही आ गई थी। लाल पोशाक में सजे बोरांज के पेड़, नीले लिबास को पहने ब्लू पाइन्स और श्वेत रंग से धुले हिमालयन बर्ज एक दूसरे को अपने नृत्य से मात देने का प्रयास करते हुए जान पड़ते थे। जाती हुई वर्षा रानी वादियों में अपने यौवन की छटा बिखेर रही थी और शहर किसी राजा की तरह उसे अपलक निहार रहा था। इस वक्त अमय नर्सिंग होम के चहल पहल वाले गलियारों के मुख्य द्वार पर महोगनी के दरवाजे पर पीतल की एक नेम प्लेट चमक रही थी, जिस पर लिखा था डॉक्टर अपर्णा मुखर्जी, MD ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। कैबिन के भीतर पसरा सन्नाटा बाहर की बारिश के शोर को चुनौती दे रहा था। हवा में सैनिटाइजर और दवाइयों की गंध के साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी तैर रही थी। मेज के पीछे बैठी डॉक्टर अपर्णा की उपस्थिति में एक ठहराव और अनकहा खालीपन था। लगभग 35 वर्षीय डॉक्टर अपर्णा का रंग गेहुआ और चेहरे की महीन रेखाओं में एक रहस्यमय गंभीरता झलक रही थी। पेस्टल शेड की एक कश्मीरी सिल्क की साड़ी बंगाली पैटर्न में पहने हुए वह बेहद शालीन नजर आ रही थी और इस पर उन्होंने एक सफेद एप्रन डाल रखा था। आंखों पर चढ़ी सुनहरे फ्रेम के चश्मे के पीछे से उनकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देख रही थी और उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी हुई थी। उनकी खामोशी कैबिन के वातावरण को और भी अधिक औपचारिक बना रही थी। वह केवल उतना ही बोलते थे जितना अनिवार्य हो। इधर कैबिन में रखे लेदर के आरामदायक सोफे पर सूरज पाखी के साथ बैठा हुआ था और बार बार अपनी कलाई घड़ी को देखता हुआ सोफे के हैंडल पर उंगलियों को बेचैनी से थपथपा रहा था, जबकि पाखी कभी सूरज के उड़ते रंग देखती तो कभी कांच की खिड़की पर फिसलती बारिश की बूंदों को। काफी देर तक जब कैबिन में कोई हलचल नहीं हुई तो सूरज के सब्र का बांध टूटने लगा। May I know, डॉक्टर, रिपोर्ट कब आएगी? It's been a long waiting here.
उसने आगे झुकते हुए डॉक्टर को थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए हिचकिचाकर पूछा। उसकी आवाज़ सुन डॉक्टर मुखर्जी की तंद्रा भंग हुई और उन्होंने अपनी उंगलियों को रोका। अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर उन्होंने शांत स्वर में सूरज को देखते हुए कहा, Mr. Singh, you will have to wait for the reports. उन्होंने वर्षा की तरफ ध्यान दिलाया। सूरज, जो कि चेकअप के बाद गुड न्यूज़ की उम्मीद में पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था, वह रिपोर्ट पढ़ने के लिए इतना लालायित था कि उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर तो उसका चेहरा एकदम ही उतर गया, जिसे पाखी और डॉक्टर दोनों ने लक्ष्य किया। डॉक्टर मुखर्जी, if I had known your staff is this slow, I would have rather preferred any other hospital. जैसे ही सूरज ने झुंझलाकर ये शब्द कहे, डॉक्टर मुखर्जी ने अपना चश्मा उतारकर सूरज को तीखी नजरों से देखा। पाखी भी इस लंबे इंतजार से थक चुकी थी, पर सूरज का यह बचकाना उतावलापन देखकर वह अपनी थकान भूल गई। Sorry to say, Mr. Singh, but you are very impatient. अगले ही पल डॉक्टर अपर्णा ने कहा। पाखी ने यह सुना तो अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। सूरज ने उसे घूर कर देखा तो वह मुस्कुराई। मुझे ऐसे मत घूरिए, वरना डॉक्टर साहिबा कभी बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी लव मैरिज हुई है। वह शरारती मुस्कान देते हुए बोली, हस्बैंड का यही बिहेवियर वाइफ के लिए उसके ट्रू लव का साइन होता है, मिसेस सिंह। डॉक्टर अपर्णा की यह बात सुनकर सूरज के चेहरे की खोई रौनक लौट आई और वह अपनी कॉलर चढ़ाकर भाव खाने लगा। You are right, doctor. We are lovebirds. लेकिन मिस्टर सिंह, क्या आपको लगता है आपके इम्पेशेंट होने से रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी? अब तो आप चाहेंगे आपका बेबी भी इस दुनिया में इंस्टेंट आ जाए, क्यों? डॉक्टर ने सीधा सवाल दागा। मैम, इनका बस चली तो वो अभी इसी वक्त से दुनिया में ले आए। पाखी ने हंसकर कमेंट किया। तभी कैबिन का दरवाजा खुला। असिस्टेंट अपने हाथ में एक फाइल लेकर आता हुआ दिखाई दिया। ये लीजिए, आपका इंतजार खत्म, आ गई आपकी रिपोर्ट्स। असिस्टेंट ने फाइल मेज पर रखी तो डॉक्टर उसके पन्ने पलटने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। असिस्टेंट फाइल रखकर चला गया था। पाखी ने धड़कते दिल के साथ घबराहट में सूरज का हाथ मजबूती से पकड़ लिया तो सूरज ने भी उसे हौसला दिया और उसका हाथ थपथपाया। कुछ पलों तक डॉक्टर अपर्णा कुछ नहीं बोली तो सूरज पूछ बैठा, What's the news, doctor? उसकी आवाज में भारी उत्सुकता थी। डॉक्टर अपर्णा की सधी हुई नजरें लगातार पन्नों पर ही टिकी थी। कुछ क्षणों के तनावपूर्ण विराम के बाद उन्होंने नजरें उठाई और अपना स्वर गंभीर किया। मिस्टर सिंह, आपको अभी और वेट करना होगा। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए थे, जिसे देखकर सूरज और पाखी दोनों का दिल डूबने लगा। Wait, but why? What's the problem? सूरज ने जल्दी से पूछा। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराई। प्रॉब्लम बस इतनी है मिस्टर सिंह कि आप ठहरे सुपर फास्ट और बेबी तो पूरे 9 मंथ्स के बाद ही आएगा, तो वेट तो करना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर अपर्णा की यह बात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि सूरज खुशी के मारे सोफे से उछल पड़ा। Oh really? Oh my God! I love you, doc.
उसके मुंह से निकलते निकलते रह गया। डॉक्टर अपर्णा ने उसे घूर कर देखा। पाखी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। जब सूरज को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गया है तो वह झेपते हुए अपनी जगह बैठ नजरें चुराने लगा। पाखी ने उसे चिकोटी काटी तो उसने प्यार से उसे देखा। थैंक यू चिड़िया, आई लव यू। मी टू, वह धीरे से बोली। एंड डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, वो जरा हड़बड़ी में गड़बड़ी, प्लीज डोंट माइंड। वह सफाई देता हुआ डॉक्टर से बोला। Congratulations both of you. डॉक्टर अपर्णा ने मुस्कुराकर दोनों को बधाई दी, फिर तुरंत ही गंभीर हो गई। सूरज ने उत्साह में भरकर कहा और फिर मासूमियत से पूछा, थैंक्स टू कीप मी वेटिंग डॉक्टर, पर क्या बेबी थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता? पूरे कमरे में पाखी और अपर्णा की हंसी गूंज उठी। अब आपका बेबी है तो शायद आपकी जिद मानकर जल्दी आ ही जाए। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। सूरज आज कार बहुत सावधानी से ड्राइव कर रहा था। आज इतना स्लो ड्राइव कैसे कर रहे हैं मिस्टर सिंह? पाखी ने डॉक्टर के लहजे में उससे पूछा। सिर्फ तुम्हारे लिए। कहीं तुम्हें झटके तो नहीं लग रहे? पेट में दर्द तो नहीं है? सूरज की आवाज में गहरी चिंता थी। वे दोनों नर्सिंग होम से खुशियों की सौगात लेकर कोठी लौट रहे थे। मेरे लिए नहीं डैडी जी, अपने जूनियर के लिए, पाखी ने बनावटी शिकायत की। हाँ, ऐसा ही समझ लो। सूरज ने भी उसे छेड़ते हुए जवाब दिया। बहुत सेल्फिश हो, जूनियर अभी आया नहीं कि उसकी इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा हो गई। पाखी ने रूठने का नाटक किया। अरे मेरी जान, इम्पोर्टेंस भले ही उसकी बढ़ गई हो, लेकिन अटेंशन तो तुम्हारी ही रहेगी। सूरज उसे प्यार से मनाने लगा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए? पाखी प्यार से बोली। बेशक मलिका आला, आप हुक्म तो कीजिए। आपके लिए ये सूरज प्रताप सिंह फलक से चांद सितारे भी तोड़ लाएगा। वह अपने राजसी अंदाज में बोला। तो वादा करो अपनी जान फिर कभी खतरे में नहीं डालोगे, किसी के लिए भी नहीं। पाखी की आंखें नम हो आईं। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा और आने वाली इस नन्ही जान का क्या होता, सोचा है कभी तुमने? पाखी का स्वर उस दिन की दुर्घटना याद करके भीग गया था। माय डियर वाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है ना, निशा ने हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी, तो मैं उसे बीच राह में कैसे छोड़ देता? सूरज कहते कहते गंभीर हो गया। पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पाखी की आंखों से आंसू छलक पड़ी। हे पगली, ऐसे रोते थोड़े हैं। सूरज ने उसका सर सहलाया। पाखी ने फिर भी रोना बंद नहीं किया तो उसने दूसरा पैतरा चलाया।
अगर तुम ऐसे रहोगी तो जूनियर भी रोंदू पैदा होगा। वाह वाह। वह उसे हंसाने के लिए जूनियर के रोने की नकल करने लगा। उसकी यह एक्टिंग देख पाकी हंस पड़ी। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए? मेरी तरह हैंडसम और तुम्हारी तरह मासूम। वह मुस्कुराते हुए बोला। गाड़ी कोठी के अहाते में रुकी। थैंक गॉड घर आ गया। आज तो बैठे बैठे मेरी हालत ही खराब हो गई है। पाखी ने दरवाजा खोला और कार से नीचे उतरी। काकी माँ, काका, कहाँ है सब? मंगलू, कैलासिया, अरे भाई आओ सब। सूरज ने कोठी में प्रवेश करते ही शोर मचाया। उसकी तेज आवाज सुनते ही जो जहां था वहां अपना काम छोड़कर भागा चला आया। क्या हुआ सूरज बाबा, सब खैरियत तो है? शंकर काका घबराए हुए थे। का हुआ हमारी बिटिया को? कोनो तकलीफ है का? राधा काकी ने पाखी को संभालते हुए पूछा। सब आ गए क्या काकी? हाँ हाँ छोटे मालिक, हम भी आ ही गए। राम भली करे। सूरज ने तसल्ली की और अपने दीवान पर रात सी ठाड़ वाड़ के साथ बैठ गया। नीमा एक वुडन ट्रे में पानी लेकर आई और दोनों को देखकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। शिबू हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। कैलासिया और मंगलू एक दूसरे को चिढ़ाते हुए वहां सूरज और पाखी के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। कछु तो बोलो बबुआ, हमार तो जी बैठा जा रहा है। हे भोलेनाथ, सब ठीक रखना। राधा काकी ने अपना प्रिय वाक्य कहा और पाखी के पास आकर बैठी। अब बोलो बबुआ, सब तो आ ही गए। सूरज ने इत्मीनान से पानी पिया और गला साफ करते हुए बोला। आप सबको मैंने यहाँ एक जरूरी काम से बुलाया है। तुम कहो तो बबुआ, हम अपनी जान लगा ही देंगे। राधा काकी जोश में आकर बोली। हाँ हाँ छोटे मालिक, राम भली करे, पर हम ही करेंगे आपका काम। मंगलू ने भी ताल ठोकी। नहीं मालिक, आपका काम तो हम ही करेंगे। शिबू माली ने अपनी दावेदारी पेश की। तुम लोग क्या करोगे सूरज बाबा का काम? इनका काम मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। शंकर काका ने दबंगई दिखाई। भैया जी, असली काम तो हम औरतों से ही बने हैं, मर्द तो केवल नाम के ही हैं। तभी पीछे से कैलासिया चहक कर बोली। आप बस हुक्म दीजिए भैया जी। इस समय नीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पाखी ने गर्व से सूरज की ओर देखा। देखा मेरी टीम कितनी स्ट्रांग है। सूरज के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। तो काम यह है कि अगले 9 महीने तक आप सभी को एक खास ड्यूटी निभानी है अपनी। बस बस बबुआ, हम सब समझ गए। राधा काकी खुशी से झूम उठी और पाखी की बलाई लेने लगी। पाखी ने उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने रोक दिया। ना ना बिटिया, अब तुमको झुकना नहीं है। दूधो नहाओ पूतो फलो, हमार उम्र भी लग जाए आने वाले राजकुमार को।
काकी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। कैसन खुशी की खबर सुनाए हो सूरज बाबा। अब तो प्रताप वंश का जैसी जैस होगा। प्रताप कोठी में किलकारियां गूंजेंगी। कुल दीपक आएगा, कुल दीपक। शंकर काका की आंखों में इस वक्त भविष्य को लेकर सपने थे। प्रताप वंश का भविष्य उनकी आंखों के सामने डोल रहा था। मंगलू पाखी के सामने फर्श पर लौट गया और उससे आशीर्वाद की गुहार लगाने लगा। छोटी मालकिन, हमको बस इतना आशीर्वाद दो कि हम छोटे राजकुमार को खूब खिलाए, खूब हंसाए और खूब घुमाए फिराए। बस बस मंगलू भैया, आप तो अब घोड़ा बनने की तैयारी कर लीजिए। पाखी ने शर्माते हुए कहा। हाँ हाँ, हम तो घोड़ा, गधा, हाथी सब बनने को तैयार हैं। ये देखो ऐसे। वह हंसते हुए घोड़ा बनकर दिखाने लगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सूरज ने मजाक किया। लो, ये गधा भी अब घोड़ा बनेगा। आई बापू, राम भली करे। शंकर काका ने अपने कंधे पर पड़ा गमछा उतारकर उसकी पीठ पर एक जमाया तो वह आह ऊ करने लगा। सब उसकी यह हरकत देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। भैया जी, हमको तो नाक की लौंग चाहिए, वो भी चांदी की। कैलासिया ने तुरंत अपना नेक मांगा। अरे भाई, चांदी की क्यों, सोने की ले लेना। सूरज ने रईसी दिखाते हुए कहा। निमो बिटिया, अब तो भी कुछ मांग ले। आज तो हमार बबुआ कुबेर का कोष लुटाने को तैयार है। राधा काकी ने नीमा को आगे धकेला। हम भला का मांगेंगी काकी। नीमा अपना आंचल ठीक करते हुए वापस पीछे सरक गई। नीमा के लिए? उसके लिए तो हम दोनों ने कुछ और ही सोच रखा है। सूरज की बात पर सबकी उत्सुकता बढ़ गई। का सोचा है मालिक? शिबू ने बेताबी से पूछा। तू काहे को इतना मरा जा रहा है शिबू महाराज? तोहरे खातिर थोड़े ही सोचे हैं। कैलासिया ने उसकी बात सुनकर तुरंत उसकी टांग खींची तो शिबू झेप गया। बता दूं चिड़िया? सूरज ने बाकी को रहस्यमय अंदाज में देखा। बिल्कुल, वह मुस्कुराई। तो अब दिल थाम कर सुनिए सूरज प्रताप सिंह का फैसला। नीमा की फिर से शादी होगी हमारे शिबू भैया से। उसने जैसे ही यह घोषणा की, नीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अवाक होकर सूरज को देखने लगी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया। का कहते हो बबुआ, तुमने तो हमार मुंह की बात छीन ली। राधा काकी ने अचरज में भरकर कहा। शिबू अविश्वास से सभी को बारी बारी देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। जब से उसके छोटे बेटे के प्रसव के दौरान उसकी पत्नी का अकस्मात देहांत हुआ था,
तब से वह अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रहा था, पर नीमा से उसे अचानक ही दिली हमदर्दी हो गई थी और वह मन ही मन उसके वैधव्य को देखकर आंसू बहाता था, पर अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाता था। आज अपने छोटे मालिक के मुंह से नीमा के साथ अपने विवाह की चर्चा सुनकर वह जैसे निहाल ही हो गया। मंगलू ने उसे झकझोरा तो वह होश में आया। नीमा बहन, तुम इस फैसले से खुश हो ना? पाखी ने नीमा को अपने पास बुलाया। नीमा उसके पास आई और सुबकते हुए अपनी आंखें पोंछी। नहीं नहीं, ये पाप हमसे ना होगा। तुम समझाओ ना। पाखी ने हथियार डाल दिए। नीमा, मेरी बात सुनो। ये पाप और पुण्य क्या होता है? समाज की रस्मों को निभाना और अपनी खुशियों को मारना। कहीं तुम जिसे पुण्य समझ रही हो वो पाप तो नहीं? जवाब दो। सूरज ने जो सवाल किया उसने नीमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम क्या कहें? नीमा ने अपना सर झुका लिया। हमारे शिबू भैया में कोई खराबी दिखी तुम्हें, या फिर तुम बच्चों की वजह से? सूरज की बात पूरी होती इससे पहले ही नीमा ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं भैया जी, ये बात नहीं। हम तो बच्चन को बहुत ही चाहती हैं। दिखा, मैंने कहा था ना, बच्चों को नीमा अपना ही समझती है। पाखी ने उसका पक्ष लिया। हमार नीमो तो साक्षात देवी है, देवी। बच्चों को अपनी छतिया से लगा के रखे है, इतना तो सगी माँ भी ना करे। राधा काकी ने भी पाखी का समर्थन किया और नीमा की प्रशंसा की। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शिबू भैया का घर बस जाएगा, बच्चों को माँ मिल जाएगी, और फिर तुम्हें भी तो एक सहारा चाहिए। सूरज ने उलझन भरे स्वर में कहा। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा नीमा, कोई न कोई जवाब तो देना होगा ना तुम्हें। पाखी ने सूरज को झुंझलाया हुआ देखकर नीमा से कहा। हम अपन परलोकी पति को दुख ना ही दे सकती। जो हम दूजा ब्याह रचा लेंगी तो कतई दुख होगा उनकी आत्मा को। वह रुंधी हुई आवाज में पाखी से बोली। नीमा अब फूट फूट कर रोने लगी। नीमा, तुम्हारे पति की आत्मा को दुख तुम्हें इन सफेद कपड़ों और उदासी में देखकर होता होगा। वो भी तो चाहते होंगे कि तुम घर बसाओ और खुश रहो। सूरज ने अब उसे समझाया। हम दोनों जानते हैं नीमा, तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी उम्र पड़ी है। हम तुम्हें ऐसे घुटते हुए तो नहीं देख सकते ना। पाखी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली। नीमा निशब्द होकर दीवार को ताकती रही। क्यों शिबू भैया, तुम्हारी क्या राय है? सूरज ने पूछा। भैया जी, अपने शिबू महाराज तो नीमा के ही नाम के ही माला जपते हैं। कैलासिया ने फिर चुटकी ली। शिबू शर्म से पानी पानी हो गया। मालिक, हम चलते हैं, कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। और वह वहां से खिसकने लगा। अब मान भी जा बिटिया, ना सुनना हमार बबुआ का। ओ का कहते हैं मंगलू के बापू? काकी वहीं अटक गई। मिजाज, मंगलू की महतारी मिजाज। शंकर काका ने उनकी अधूरी बात पूरी की। अब आप सबन की यही मर्जी है तो हमका मंजूर है।
नीमा ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि बाहर जाते हुए शिबू के कान खड़े हो गए। का कहा? वह पलटकर बिजली के फुर्ती से वापस आया। मंगलू ने शोर मचाया। तैयार है, नीमा बहन तैयार है। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। देखा चिड़िया, ये सूरज प्रताप सिंह उड़ते पंछी के पर गिन लेता है। सुनो सब लोग, कल कोठी में महाभिषेक होगा, महाभिषेक। कल हम सब उत्सव मनाएंगे। आने वाले राजकुमार को भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। शंकर काका ने घोषणा की। जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हम भी देखेंगे महाभिषेक, किंतु अगले भाग में। तब तक आप इस भाग को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। और हमारे आर्टिस्ट के नाम तो जानते जाइए। वो है तिलोत्तमा खर्रा, ज्योति अग्रवाल, संजय बख्शी, सुदेश शर्मा, अभय गोयल, अग्नेश देवी। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।